अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एन केमिस्ट्री वाला। डियर स्टूडेंट, आज मैं हाजिर हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ। स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर पहला लेक्चर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत बुनियादी टॉपिक होगा। स्टूडेंट, आपने ये टॉपिक बहुत पहले शायद सीख चुका होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सिर्फ इसके मीनिंग का समझ आता है, बाकी कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है। क्योंकि मैट्रिक लेवल पर उसका कंसेप्ट समझना स्टूडेंट को थोड़ा मुश्किल लगता है और फिर एपीसी में वो सोचते हैं हमें तो समझ आ गया है, हालांकि वो काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन इस टॉपिक का मुकम्मल कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी नहीं आता है, हालांकि केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ये एक बुनियादी नुक्ता है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। हमने इस टॉपिक से इसलिए शुरू लिया है क्योंकि डिफिनीशन का ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। केमिस्ट्री का डिफिनीशन थोड़ा सा बाकी साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनसे थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और मुश्किल भी है। तो इसको हम डिटेल से आज पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की डिफिनीशन में क्या क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है केमिस्ट्री क्या है, ये एक ब्रांच है किस चीज़ का? साइंस का। ये एक ब्रांच है साइंस का। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? साइंस में चूंकि हम ज़्यादातर मेटर साइंस एक नॉलेज है जिसमें हम पढ़ते हैं वो नॉलेज है जो हमने गेन किया हुआ होगा एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से। तो केमिस्ट्री भी एक ऐसा नॉलेज है जो कि हमने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से गेन किया हुआ होगा। लेकिन किस चीज़ के बारे में ये नॉलेज हमने गेन किया हुआ होगा? तो अब चलते हैं और पढ़ते हैं उस नॉलेज को और उस चीज़ को जिसके बारे में ये नॉलेज हम गेन करते हैं। तो इसमें हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेटर्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? मेटर के बारे में। तो स्टूडेंट मेटर, अब मेटर के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं इसमें? तो डिफिनीशन में तो हम याद कर लेते हैं, रटा लगाते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड ऑल द चेंजेस अकर इन देम अंडर द सर्टेन रूल एंड लॉज। लेकिन इसका हमें समझ नहीं आता है कि इसने इस डिफिनीशन में हमने पढ़ा क्या है। तो अब हम चलते हैं वन बाई वन, ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं इस डिफिनीशन में इसको हम डिटेल से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन में हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं वो है इसका प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट, अब इधर पे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का क्या मतलब है? हम जब केमिस्ट्री की डिफिनीशन में पढ़ते हैं कि हम इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब क्या है इसमें? तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी से मुराद ये है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर आप ऐसा कंसिडर करें खुद को कि आप एक पहाड़ पे गए हैं और पहली बार आपने वहाँ पे एक तालाब को देखा और उसमें आप लोगों ने वाटर को देखा, लेकिन आप ऐसा कंसीडर करें कि उससे पहले आपने वाटर को कभी नहीं देखा था। तो आप जब वाटर को देखेंगे वहाँ पे तो आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या चीज़ है। तो आपके पास अगर मिसाल के तौर पर एक बोतल है, खाली बोतल है, तो आपने क्या किया, उसमें उधर से तालाब से वही मैटर उठा लिया है और अब आप हैरान है, देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ मैंने यहाँ पे पा लिया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस चीज़ को, ये चूंकि एक मीटर है, आपने देखा उसको, उसका मास है और स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है, तो आप सबसे पहले उस चीज़ को क्या करेंगे, एक लेबॉर्ट्री में लेके जाएंगे, एक केमिस्ट के पास आपने उस सैंपल को लेके गया है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो केमिस्ट वो देखेगा कि ये क्या चीज़ है, उसका कलर वो देखेगा सबसे पहले। तो आप कंसीडर करें कि आपने क्या देखा है, वाटर देखा है, लेकिन आप नहीं जानते कि ये वाटर है, पहली बार लेट सपोज आपने उस चीज़ को देखा है। तो फिर क्या करेंगे, आपने उसको एक केमिस्ट के पास ले गया है और वो केमिस्ट क्या करेगा, इस वाटर का, जिसका हमें पता नहीं है, वो क्या करेगा, सबसे पहले इसका वो कलर देखेगा कि इसका कलर किस तरह है। फिर क्या करेगा, कलर के बाद वो क्या करेगा, इसका ऑर्डर चेक करेगा कि इसका ऑर्डर किस तरह है। फिर ऑर्डर के बाद वो क्या करेगा,
वो इसका टेस्ट चेक करेगा कि इसका टेस्ट किस तरह है। वो इसका टेस्ट करेगा, टेस्ट चेक करेगा कि इसका ज़ायका किस तरह है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, फिर वो इसका वो इस चीज़ को हीट करेगा। मिसाल के तौर पर उसने फिर क्या किया, इसको हीट अप किया, तो उसने देखा कि उसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट, लेट सपोज उसने चेक किया तो इस सब्सटेंस का बॉइलिंग जो पॉइंट उन्होंने फाइंड किया तो वो था लेट सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि ये तो वाटर है, हमें तो पता है, लेकिन हम कंसिडर इस तरह करते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो फिर क्या होगा, उसने इसको हीट भी किया तो वो बॉयल हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो इसका चेक करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट चेक करेगा। इसको मैं इधर से लिखूंगा। फिर क्या करेगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट चेक करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जब उसने देखा तो वो क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। और फिर उसने क्या किया, इस तरह मेल्टिंग पॉइंट भी चेक कर लिया तो वो भी क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर उसने क्या किया, जब कलर देखा तो कलर इसका क्या था, कलरलेस था, ये सब्सटेंस कलरलेस सब्सटेंस था। और इसका ऑर्डर जो था वो क्या था, ऑर्डरलेस था। ऑर्डरलेस था। और टेस्ट जब देखा तो टेस्टलेस भी था। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट का भी पता चला, फ्रीजिंग पॉइंट का भी पता चला, इस तरह मेल्टिंग पॉइंट का भी पता चला। फिर हम क्या करते हैं, इसको स्टेट को इसके स्टेट को देखते हैं कि ये किस स्टेट में है, मैटर के सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, इस तरह गैसियस स्टेट में है। तो जब केमिस्ट ने देखा तो ये क्या था, लिक्विड स्टेट में था। कौन सी स्टेट में था, लिक्विड लिक्विड स्टेट में था। तो फिर अब ये जो जितनी भी चीज़ें थी ना, ये तो उसने जब देखे, सारे के सारी चीज़ों को देख लिया केमिस्ट ने, तो उसको पता चला कि यार ये चीज़ें तो हमारे पास एक और सब्सटेंस है उसकी भी इसी तरह है। तो जब इन ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है ये इस सब्सटेंस के और जो पहले से डिटरमाइंड सब्सटेंस है उसके ये सारे के सारे सेम है, तो शायद फिर ये वही सब्सटेंस होगा। तो लिहाजा जब ये सारे के सारे प्रॉपर्टी सेम है तो फिर हमें क्या पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है, ये फलां चीज़ है। लेट सपोज ये सारे के सारे प्रॉपर्टी इसने किस चीज़ की ओबे की है, वाटर की प्रॉपर्टी है, तो सारे के सारे तो ये सब्सटेंस क्या डेफिनेटली वाटर ही होगा। तो ये क्या हो गए, इसके सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। तो हमने क्या किया, एक मैटर के ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमने स्टडी की है। तो ये किया क्या, इससे हमें एक नॉलेज गेन हो गया, हमने एक नॉलेज को हासिल किया है। तो ये एक साइंस हो गया, लेकिन साइंस में हमने मैटर के बारे में स्टडी किया और मैटर में हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। तो ये जो नॉलेज आ गया है इसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री में हमने एक क्या किया, मैटर के प्रॉपर्टी को चेक कर लिया। अब दूसरी जो चीज़ है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को फिर हम देखेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज़ के, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखेंगे कि इस सब्सटेंस की जो रिएक्टिविटी है वो किस तरह है, मतलब किन किन चीज़ों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, रिएक्टिविटी को हम देखेंगे। रिएक्टिविटी को हम देखेंगे। दूसरी नंबर पर जो है हम इसको फ्लेमेबिलिटी को देखेंगे कि ये अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फ्लेमेबल है कि नहीं है। तो क्या हम देखेंगे, फ्लेमेबिलिटी को देखेंगे। फ्लेमेबिलिटी को देखेंगे। और जो थर्ड वन है इसकी हम टॉक्सिसिटी को देखेंगे कि ये चीज़ टॉक्सिक है कि नहीं है। तो टॉक्सिसिटी भी हम चेक कर लेते हैं इसकी। टॉक्सिसिटी को हम चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी हीट ऑफ कंबशन को देख लेते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं, इसका हम जो है ना वो पीएच को फाइंड आउट करते हैं कि इसका पीएच क्या है। तो ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। और ये जो ऊपर वाले हैं ये क्या है, सारे के सारे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब स्टूडेंट्स हम
इसके बाद हम जो चीज़ स्टडी करते हैं वो है कंपोजिशन। तो केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन है उसमें हम अक्सर कंपोजिशन का भी जिक्र करते हैं। तो अब चलते हैं कि ये कंपोजिशन का क्या मतलब है, कंपोजिशन की तरफ चलते हैं। और याद रखिए ये जो प्रॉपर्टी का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं इधर पे कि प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या। तो इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक दिन। और अब चूँकि केमिस्ट्री डिफिनीशन की बात हो रही है तो फिर टॉपिक लंबा हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ केमिस्ट्री की डिफिनीशन के जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन की बात करते हैं अब हम। तो कंपोजिशन का मतलब ये है कि केमिस्ट्री की जो डिफिनीशन में हम कंपोजिशन का वर्ड यूज़ करते हैं कि हम मैटर का वो काइंड्स ऑफ एटम को चेक करते हैं कि किस किस्म के एटम से ये मैटर जो है ये बना हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, विच काइंड्स ऑफ एटम्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल। इन दी मॉलिक्यूल कि ये जो मॉलिक्यूल है या जो सब्सटेंस है इसमें किस किस्म के एटम्स यूज़ हुए हैं। मिसाल के तौर पर क्या ये एटम जो है ये इसमें, लेट सपोज अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर में अगर हम देखें तो वाटर में क्या होते हैं, हाइड्रोजन है, इसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसी तरह क्या है, कार्बन है। तो ये जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम यूज़ हुए हैं। तो इसी तरह जब हम मैटर की हम ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से एटमों से ये चीज़ बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, हम अब मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। अब इसके बाद जो है वो है स्ट्रक्चर। क्या हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर थर्ड नंबर का जो वर्ड है केमिस्ट्री की डिफिनीशन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब है। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब ये है हाउ एटम आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड एट विच एंगल दे आर कनेक्टेड, कि एटम आपस में किस तरह एक दूसरे से जोड़े हुए हैं और कौन सी एंगल पर ये जोड़े हुए हैं। मतलब लेट सपोज अगर हम वाटर की बात करते हैं, क्या ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में है, ठीक है, हम मान गए कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये इस तरह अटैच हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये इस तरह अटैच हुए हैं, या ये जो है ना इस तरह है। तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि ये किस तरह आपस में अटैच हुए हैं। तो इसमें अब एक प्रॉपर एंगल होता है, लेट सपोज इधर पे 104 इशारिया समथिंग इसका जो एंगल है। इसी तरह हर एक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है उसके बीच में एक एंगल होता है जिसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी एलिमेंट है तो ये सारे एक प्रॉपर एंगल से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चर को बिगाड़ लेते हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर उसका वो चेंज हो जाता है। तो फिर अगर आइसोमर नहीं है तो हमें पता चल जाता है, अगर हम केमिस्ट है तो हमने एक सब्सटेंस की, एक मैटर का स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करना हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि फलां मॉलिक्यूल है या फलां सब्सटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। फोर्थ वन की तरफ, जो फोर्थ वन जो प्रेस हम यूज़ करते हैं अक्सर डिफिनीशन में, तो वो है क्या, ऑल द चेंजेस अकर इन द मैटर अर्थ अंडर द सर्टन लॉज एंड रूल्स। अब इस प्रेस का क्या मतलब है इधर पे, मुझे यकीन है कि यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर स्टूडेंट को भी इसका समझ नहीं आता होगा कि ये जो हम चेंजेस का जिक्र करते हैं अंडर दी लॉज एंड रूल्स, इसका क्या मतलब होता है। हमने तो रटे लगाए होते हैं लेकिन इसका हमें समझ नहीं आता है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम किस चीज़ के ऊपर, ये जो हम यूज़ करते हैं कि ऑल द चेंजेस,
all the changes occur in the matter under the certain laws and rules। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे लॉस है केमिस्ट्री में। लेट सपोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, थर्मोडायनामिक्स लॉ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टडी है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो इन लॉस को फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं। तो उस मॉलिक्यूल के हम के बारे में हम ये भी स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में कि जो मॉलिक्यूल होगा और जो सब्सटेंस होगा, हम देख लेंगे कि आया ये जो मॉलिक्यूल है ये इन लॉस को फॉलो करते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन से पहले उसका जो मास है वो रिएक्शन के बाद भी मेंटेन है कि नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यही बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल का मास होता है वो रिएक्टेंट का मास होता है, वो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन सेम होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसमें कि आया इसने ये इस लॉ को फॉलो किया है कि नहीं फॉलो किया है। इसके अलावा जो डिफिनेट प्रोपोर्शन है, तो हम देख लेते हैं हर एक मॉलिक्यूल में एटम्स का, जब हम कंपाउंड की डिफिनीशन करते हैं तो कंपाउंड में हम यही कहते हैं कि उसमें एक डिफिनेट प्रोपोर्शन विद फिक्स रेशियो बाय मास होता है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है, वो प्रोपोर्शनलिटी है उसका वो सेम है कि नहीं है, वो मेंटेन है कि नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एटम की जो है वो डिफिनेट जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि वाटर में 2:1 मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ग्लूकोज में इस तरह C6H12O 6 ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का अपना एक रेशियो है। तो इसी तरह हर एक मॉलिक्यूल में अपना एक प्रोपोर्शनलिटी होती है एलिमेंट्स का। फिर इसी तरह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी है थर्मोडायनामिक्स में जो हम पढ़ते हैं ना, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम जब बात करते हैं। तो इसी तरह से ये जो सारे के सारे लॉस है हम देख लेते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो इन चीज़ को ओबे करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रेस से मुराद ये सारे के सारे जो लॉस है केमिस्ट्री में जिसको हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, वही लॉ की बात हो रही है कि उस लॉ को ये किस तरह फॉलो करते हैं, उस लॉ को ओबे करते हैं कि नहीं करते हैं, उस रूल के ऊपर ये सब्सटेंस पूरा पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीख चुका होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है। और केमिस्ट्री का डिफिनीशन तो हम रटा लगा लेते हैं, लेकिन फिर हमें पता नहीं होता है कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। तो ये बहुत मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बल्कि अगर मैं बात करूँ एफईसी और बीएस के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ख़ुद को एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट तस्वर करते हैं और उसको केमिस्ट्री का डिफिनीशन का समझ नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है फिर। तो हम सबको चाहिए कि अपनी बेसिक चीज़ों पर फोकस करें और बुनियादी चीज़ें जो है हम अपनी जो फील्ड है उसकी बुनियादी चीज़ों को पहले सीखें। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।